नमस्कार। संस्थाएं जब डिमोलिश होती हैं, ढहने लगती हैं, तब अफ़सोस होता है। इक्का-दुक्का घटनाएँ हों, उसमें गलतियाँ हों संस्थाओं की तरफ से तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है। लेकिन जब संस्थाओं का क्लैश होता है और एक संस्था दूसरे को गिराने लगती है और ख़ास करके जो वोट से जनता के वोट से गई संस्था होती है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो स्टेट को रिप्रेज़ेंट करती है, अगर वो किसी को संस्था को गिराने लगे, प्रोसेस को खत्म करने लगे, तब चिंता दूर तक होती है। इस चिंता को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और इसको ये मेरी ही चिंता नहीं है। चीफ जस्टिस इंडिया ने अभी 2 दिन पहले एक सेमिनार में बोलते हुए इस चिंता को उजागर किया और कहा कि भारत में जो कानून बन रहे हैं वो इतने कैजुअल तरीके से बन रहे हैं कि उसकी वजह से कोर्ट्स के ऊपर लोड आ जाता है। कानून बनाने के पहले आप जरा भी नहीं सोचते हैं कि उसका अनुपालन कैसे होगा। और आप जानते हैं कि एक जूरिस्प्रूडेंस का बड़ा मशहूर सिद्धांत है कि आप कोई भी ऐसा कानून न बनाइए जिसके अनुपालन में दिक्कत हो, वरना लोगों का न्याय व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था से विश्वास खत्म हो जाएगा अगर कानून का पालन नहीं हुआ। यही चीफ जस्टिस इंडिया रमन्ना साहब लगातार कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और कल तो उन्होंने काफी दूर तक कहा। उनके कहने का मतलब यह था कि ये कानून आप जब बना रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि इसकी जरूरत है कि नहीं, इसके लिए क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और अगर ये नहीं होता तो अब वो वायलेट होता है तो राज्य के पूरी व्यवस्था पे विश्वास लोगों का घटता है और केस के लोड्स कोर्ट पे आ जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि साहब बहुत सारे केस हो गए हैं। तो रमना साहब ने बताया कि बताइए, एक उदाहरण दिया उन्होंने, बिहार में शराबबंदी कानून आपने बनाई, आपने इसके पहले तैयारी की थी? क्या समाज तैयार था शराब न पीने के लिए? या एक कानून आपने पास कर दिया, दरोगा जी डंडा लेके घूमते गए और कानून बन गया लिहाजा अब कोई शराब नहीं पिएगा? नतीजा ये हो रहा है कि शराब की तस्करी भयंकर हो रही है, नकली शराब बन रही है, लोग मर रहे हैं। और देश का जो ये राज्य का जो बनाने वाला है मुखिया नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर, वो घूम रहा है इस समय पूरे राज्य में और ये कहते हुए कि नहीं नहीं, हम शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी को लेके ये जन चेतना जगा रहे हैं। पूरा का पूरा अमला लगा हुआ उनके स्वागत तवज्जो में और वो चेतना जगा रहे हैं। ये चेतना तो कानून के पहले, और ये कानून तो आप 16 में लाए थे, आज 5 साल हो गए। 5 साल में कितने लोग बेघर हो गए नकली शराब पी के, शराब महंगी मिलने लगी, लोग बर्बाद हो गए, पुलिस सिस्टम करप्ट हो गया, सारा सिस्टम बर्बाद हो गया। और नतीजा ये हुआ कि पढ़ने वाला लड़का जो 13-14 साल का है, एक हाथ में बस्ता रखता है और धीरे से यूपी बॉर्डर क्रॉस करता है, वहां से 3 बोतल लोग के लेके अपने पैंट की जेब में अंदर डाल लेता है और किताब लेके चला आता है। यहां आता है तो उसको शाम तक अगर 2 फेरे लगा दिए इस तरह से तो उसको 1,000 रुपया मिल जाता है। 1,000 मिल जाता है तो जब वो 6 महीना ये काम कर लेता है तो एक कट्टा खरीदता है और तब तक जवान हो चुका होता है और किसी बैंक में, किसी अच्छे घर में डकैती डाल रहा है। ये बिहार में स्थिति बन गई है, क्योंकि वो जब कट्टा खरीदेगा और अच्छा कट्टा खरीद, बिहार में घर घर में आप जानते हैं एक जिला है जिसमें कि घर घर में कट्टा बन रहा है, वो कुटीर उद्योग हो गया है। और यहां तक कि AK-47 का को रेप्लिकेट कर देते हैं, उसी प्रेसीजन का, 9 mm की पिस्टल के प्रेसीजन का वो रिवॉल्वर बना रहे हैं वहां पे लोहार। ये मुंगेर की बात है, मुंगेर में आप कुटीर उद्योग है हथियारों का, और वो उसी प्रेसीजन का, AK-47 की प्रेसीजन का वो AK-47 बना लेते हैं। कीमत है 15,000। वो लड़का एक पिस्टल ले लेता है और कहीं डकैती कर दे रहा है। ये उसकी हालत है। इसी को रमन्ना साहब ने, चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा कि उसके अलावा जब ये कानून वायलेट हो रहा है तो उसके बेल के एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो हाई कोर्ट का सबसे ज्यादा टाइम पटना हाई कोर्ट का
बेल एप्लीकेशंस को देखने में जा रहा है, वो केस नहीं सुन रहा है। शराब वायलेशन में, शराब प्रोहिबिशन वायलेशन में जो लोग शराब पी रहे हैं, उनको जिनको पकड़ा जा रहा है, उनकी जमानत के लिए हाई कोर्ट पूरी तरह से मुब्तला है, इस समय यही काम कर रहा है। और आप ताजुब करेंगे कि बेल देने का जो टाइम आ रहा है, हाई कोर्ट को सुनने में इतने लंबे केसेस पड़े हैं कि हाई कोर्ट को कई बार ऐसा हो रहा है कि हाई कोर्ट को एक एक साल लग जा रहा है बेल सुनने में, और तब तक वो जेल में रहता है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। यही रमना साहब कह रहे थे कि बिहार का केस उन्होंने बताया और कहा कि बिहार में शराबबंदी आपने कानून की, आपने सोचा कुछ। आज हाई कोर्ट पे कितना प्रेशर है, लोअर कोर्ट पे कितना प्रेशर है। इसी को उन्होंने आगे बताया कि 1990 में तत्कालीन पार्लियामेंट के सिस्टम ने, सरकार ने मिलकर एक बड़ा ही अच्छा, जो कि ब्रिटेन का सिस्टम था, एक अच्छा सिस्टम निकाला कि कोई भी कानून बनने के पहले, क्योंकि देखिए ये बात सच है कि कोई 900 एमएलए एमपी, जिसमें 543 लोकसभा के हैं और बाकी राज्यसभा के हैं, ये मिलके इतने बड़े हुजूम में आप कोई लॉ नहीं डिस्कस कर सकते, उसकी इंट्रिकेसीज नहीं डिस्कस करते, कर भी नहीं सकते आप, क्योंकि कोई किसी बैकग्राउंड से, कोई किसान है, कोई दुकानदार है, इस तरह के लोग, कोई डॉक्टर है, वो कानून के बारे में नहीं जानते हैं। लिहाजा 1990 में सिस्टम बना स्टैंडिंग कमिटीज का, और इन तमाम स्टैंडिंग कमिटीज थी जिसमें एक्सपर्ट्स होते थे जो पार्लियामेंट के सदस्य होते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के होते थे, और उन स्टैंडिंग कमिटी में ये भेज दिया जाता था ताकि वो आराम से इसको बैठ के एक एक थ्रेड बेयर एनालिसिस करें और तब अपने रिकमेंडेशंस के साथ उसको वापस पार्लियामेंट भेजे, और वहां पे अपना चर्चा होगी, इसको किया जाए, ताकि एक्सपर्ट व्यू भी मिल जाए। और स्टैंडिंग कमिटीज को यह अधिकार थे कि वो अपनी मदद के लिए एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा नियम था। अब देखिए इसमें हुआ क्या, काफी दिनों तक चला, लेकिन धीरे धीरे बिल्स पास होने लगे। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसका में भी ये होता था, लेकिन पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने, चूंकि हर इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करने का एक सिलसिला चला है, हर प्रोसेस को वायलेट करने का सिलसिला चला है, लिहाजा आप ताजुब करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट यूपीए 2 ने जाते जाते 2013 में एक सिस्टम बनाया इसको रोकने के लिए, जिसको हम कहते हैं प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। ये बनाया गया और ये पॉलिसी बनी बाकायदे, और सब लोगों ने, आज तक भी वो पॉलिसी है कि कोई भी जो ये हो कानून बने, उसको 30 दिन के लिए वेबसाइट पे डाला जाए, स्टैंडिंग कमिटी को भेजा ही जाए, वेबसाइट पे डाला जाए और व्यापक जनमत उस पर इकट्ठा किया जाए, जनता की राय ली जाए। 30 दिन तक जो एमपी एमएलए हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में जाके सेमिनार करें, टाउन हाउस में जो जिले के होते हैं उनमें सेमिनार करें, और सेमिनार करके जनता का जो फीडबैक हो उसे फिर से वेबसाइट पर डाला जाए, और तब जाके वो कानून पार्लियामेंट में लाया जाए। ये उस पॉलिसी के तहत था। आप ताज्जुब करेंगे कि पॉलिसी तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन पिछले 7 साल में 301 के प्रस्ताव विधेयक आए, और 301 में करीब 230 प्रस्ताव वहां नहीं भेजे गए, उसको नहीं डाला गया वेबसाइट पे, सीधे पार्लियामेंट लाया गया, पास करा दिया गया। 40 ऐसे थे जिनको लाया तो गया, लेकिन 30 दिन तो छोड़िए, एक हफ्ते में ही उतार दिया गया, कोई व्यापक उस पर चर्चा नहीं होने दी। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से चिल्लाते रहते हैं सदन में भी विपक्षी दल, लॉबी डिवीजन, वोटिंग हो, चीख चीख के कहते रहते हैं, और वहां का जो सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कहते हैं नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया, पास हो गया, ध्वनिमत से पास हो गया। जबकि हम लोग दशकों से करते रहे पार्लियामेंट कवर, इसका एक नियम है कि अगर एक भी आवाज कान में स्पीकर के चला जाए या प्रिसाइडिंग अफसर के चला जाए कि किसी भी सदस्य ने लॉबी डिवीजन की बात कही है, यानी वोट की बात कही है,
तो तुरंत वोट किया जाए, उसका मतदान किया जाए। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े बिल चीखती रहती है विपक्ष, और वो पारित हो जाते हैं। ये प्रोसेसेस का डिमोलिशन है, ये संस्थाओं का डिमोलिशन है जो कि मोदी सरकार में हो रहा है। तो ये दूसरा पक्ष था। अब आप कानून नहीं बनाते, यही चीफ जस्टिस कह रहे थे कि आप कानून, ये आपके पास स्टैंडिंग कमेटी का ऑप्शन है, आप क्यों नहीं इसको भेजते स्टैंडिंग कमेटी। हर कानून को क्योंकि कानून अगर गलत बन गया तो वो वायलेट होगा, वायलेट होगा तो उसके लॉ के प्रति, लॉ के सिस्टम के प्रति, इंडियन लीगल सिस्टम के प्रति, जस्टिस सिस्टम के प्रति जनता का विश्वास खत्म होगा, कोर्ट्स पे लोड पड़ेंगे। जस्टिस रमना यही नहीं रुके, किस तरह इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश किए जाते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा एक बात कही, पिछले कुछ दिनों से अगर न्याय आपके पक्ष में नहीं है तो जजेस पे हमले हो रहे हैं, और ये हाल के दौर में ज्यादा बढ़े हैं। उन्होंने बड़ा एक शब्द इस्तेमाल किया, कंटेम्परेरी इंडिया में ये ज्यादा बढ़े। मतलब कि एक वर्ग है, वो ये हालत है कि जजों को डरवा के अगर फैसले नहीं दे रहे तो जज पे सोशल मीडिया के थ्रू हमला कर रहा है। फिजिकल हमला आपने देखा किस तरह झारखंड में हुआ। तो वो सोशल मीडिया में उसका इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। और इसका बड़ा रूप क्या था कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग शायद ये समझते हैं कि जब से कॉलेजियम सिस्टम आया तब से जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम करता है, यानी जजेस करते हैं। और एक पूरे देश में चर्चा, भाई ये तो बड़ा गलत है, जज अपना ही का अपॉइंटमेंट करने लगा है, खुद ही अपॉइंट कर लेता है, जज का अपॉइंटमेंट जज क्यों करेगा। जस्टिस रमना ने उसी के बारे में कहा कि नहीं, आप लोग को गलतफहमी है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वहां का गवर्नर इन्वॉल्व होता है राज्य का, जब हाई कोर्ट का एक जज अपॉइंट होता है, वहां का हाई कोर्ट का कॉलेजियम इन्वॉल्व होता है, आईबी इन्वॉल्व होती है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मल्टी एजेंसी स्क्रूटनी होती है, और तब वो छन के हमारे पास आता है, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। फिर उन्होंने धीरे से एक और किस्सा बताया कि अभी हाल ही का केस है, हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन आता है, केंद्र सरकार की लॉ मिनिस्ट्री उसे रोक देती है, उसे हमारे तक आने ही नहीं देती है। अब बताइए ये कौन फैसले ले रहा है। हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन आ गया है, सारी जगह से पास हो गया है, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, फिर लॉ मिनिस्ट्री इसको प्रोसेस करके सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजती है। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री उसको लेके बैठ जाती है और महीनों तक पड़े रहते हैं, वो नहीं भेजे जाते हैं। देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ये बात कह रहा है, पब्लिक फोरा पे कह रहा है, एक जगह नहीं कई जगह कह चुका है। आप ताजुब करेंगे, अगले 2 दिन में आप देखिएगा लॉ मिनिस्टर इसके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, ये कॉलेजियम गलत कर रहा है। कौन ये डिमोलिश कर रहा संस्थाओं को, सुप्रीम कोर्ट को। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके अंडर में आ जाए, आपके तले, अंगूठे के तले हो, ये आपकी मुराद है, आपकी कोशिश है। लिहाजा सीजेआई ने इस पे एक करारा व्यंग किया और कहा कि ये स्थिति हो रही है। एक और चीज उन्होंने कही, आप जरा सोचिए, बड़ा आरोप लगता है कि जुडिशियरी के पास रिव्यूअल पावर्स क्यों है, रिव्यू क्यों, सरकार कोई नीति बनाती है, कुछ करती है, कोई रिव्यू के पावर क्यों है। जस्टिस रमना ने उस पर कहा, अगर ये पावर ना होता तो आज डेमोक्रेसी की क्या हालत होती आप सोच भी नहीं सकते थे। आज प्रजातंत्र कहां होता ये सोच भी नहीं सकते थे। इतने गहरे कमेंट के बाद आपको लगता नहीं है कोई हयादार गवर्नमेंट होती तो माफी मांगती, कोर्स करेक्शन करती, जनता से माफी मांगती और अपने को बदलने की कोशिश करती। लेकिन मेरा विश्वास है अगले 4 दिनों में हमला होगा सुप्रीम कोर्ट पे, केंद्र सरकार का एक जबरदस्त वर्बल अटैक होगा।
क्योंकि ये दबते नहीं है। इनको ये लगता है कि हम वोट के ताकत से, जो कि हमने किसी सांप्रदायिक आधार पे पाया है, हम सब का मुंह बंद कर देंगे। ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये कोर्ट का एक पक्ष हुआ। अब हम आपको एक बहुत ही अजीब सी घटना बताने जा रहे हैं। मोमिन खान बुलंदशहर का एक व्यक्ति है। पिछले हफ्ते वो कोर्ट से छूटा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे छोड़ा, उसको एक्विटल किया, उसको बरी किया। इसके पहले 6 साल से उसको फांसी की सजा में हर रोज इंतजार करता था। जब सुबह होता था, उसके पहले इंतजार करता था कि आज वो फंदा उसके ऊपर आ सकता है। अभी पिछले एक हफ्ते से वो अपने घर में खाना खा रहा है, अपने घर में आके चारपाई पे बैठ के अपनी बीवी का मुंह देख रहा है। वो भी बेचारी टूट चुकी है, बच्चा मर चुका है भूख और अभाव के कारण। एक बच्चा है जिसने पढ़ाई बंद कर दी है। मोमिन खां और उसके चार, उसकी बीवी और दो और, इनको उनके ही अपने रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने 6 लोगों को प्रॉपर्टी के लिए मार दिया। आरोप लगा सिर्फ यही लोग जो थे, परिवार के रिश्तेदारों का एक ग्रुप, वो गवाह था। मोमिन खां को ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी और चारों को फांसी की सजा सुना दी। हाई कोर्ट में गया केस, तो बीवी तो छूट गई, बाकी को फांसी की सजा हाई कोर्ट ने बहाल रखी। यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रोजेक्ट्स चलते हैं मुफ्त में। वो गरीब लोगों को बचाने के लिए कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लड़ते हैं। उनके पास ही अचानक केस गया जब उन्होंने देखा कि हाई कोर्ट ने भी इनको सजा सुना दी है और 6 साल हो गया है। तो उन्होंने केस स्टडी किया, पाया कि ये केस तो सजा के लायक है ही नहीं है, ये तो गलत आदमी को फंसाया गया है। तो उनमें से 6 के 6 वकील, जो जिनमें स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, वो फ्री केस लड़ते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? मुझे ताज्जुब होता है कि हाई कोर्ट ने बगैर किसी बुनियाद के इसमें सजा कर दी और वो भी फांसी की सजा बहाल रखी है। सुप्रीम कोर्ट एकदम से शॉक था ये पूरा केस सुन के। हम उसने कहा कि ट्रायल कोर्ट का हम समझ सकते हैं, हाई कोर्ट ने बगैर किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के, और आपको हम बता दें, मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग शायद वकालत करते हो तो जानते हो, फांसी तो बड़ी चीज है। कोई भी सजा देने के पहले जो बेसिक सिद्धांत है क्रिमिनल सजा देने का, वो है एक भी ऐसा डाउट न रह जाए जिससे कि वो पुख्ता ना हो पाए, तभी सजा देने की बात होती है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, ये उसका सिद्धांत है। प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई भी रीजनेबल डाउट अगर हो जज के मन में, तो उसके खिलाफ उसके में वो होना चाहिए कि नहीं साहब ये प्रूफ है, कोई डाउट इसमें नहीं है, रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए। ये उसका सिद्धांत है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। जबकि इसके ठीक अलग जो सिविल केसेस होते हैं, उसका सिद्धांत है प्रिबॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभाव्यताओं की बाहुल्य। इस सिद्धांत पे वो वर्क करता है कि संभाव्यता है सिविल केसेस में कि ये इसने ऐसा किया होगा, इसने ऐसा किया होगा, लेकिन क्रिमिनल केस में क्योंकि उसकी आप सारी, और यहां पे तो आप फांसी देने जा रहे थे, क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा? तो ये हाई कोर्ट के लिए एक इंडाइटमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला हुआ था कि इनको फांसी बहाल रखी थी हाई कोर्ट ने।
सुप्रीम कोर्ट ने मोमिन बाकी को की फांसी को कम किया था, लेकिन मोमिन खां को फांसी दे रहा था। मोमिन खां और उसके साथ के लोग सभी छोड़ दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुझे ताज्जुब होता है कि हाई कोर्ट ने बिना किसी आधार के यह फैसला सुना दिया। आप जरा सोचिए, मोमिन खां जब जा रहा होता गैलोस पे, जब उसके गले में फांसी का फंदा लग रहा होता, उसकी रूह से आवाज क्या निकलती, वो क्या कह रहा होता? क्या ये दुनिया उसको वाकई लगता कि हाँ, इसमें अल्लाह, इसमें ईश्वर का कानून चलता है, इसमें सच प्रिवेल करता है, इसमें सत्यमेव जयते होता है? सत्य तो हाईकोर्ट आके रुक गया था और ये फांसी का फंदा उसको पढ़ने जा रहा था। और ऐसे पता नहीं कितने मोमिन खां होंगे जिनकी ये दुर्गति हुई होगी, जो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। हमें अपने सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, बहुत खराब हो गया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप ले लीजिए, जिसमें बायसनेस है और जिसमें लोग छूट जाते हैं अपराध करके। बिहार में रेट ऑफ कन्विक्शन 9% से भी कम है, केरला में 91% है। इसलिए कि वहां की केरला की पुलिस करप्ट नहीं है, वहां का सिस्टम करप्ट नहीं है। वहां पे अगर पुलिस ने पकड़ लिया है तो सजा होनी ही होनी है। बिहार में हर 100 आदमी को जो पुलिस पकड़ती है, उसमें 91 को कोर्ट से छोड़ देता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह सिस्टम कैसा है। दोनों मुद्दे हमने आपके सामने रखे हैं, इस पे आप सोचें। अगर लगे कि हम सिस्टम, एक सड़े सिस्टम में रह रहे हैं, तो इसको बदलने की कोशिश करें। बदलने के लिए वो जज्बा लाए, और बदलना सिर्फ किसी को, एक नेता को बुरा भला कहने से नहीं होगा। बदलने के तकाजे अलग होते हैं। आप खुद बदलें, वो सामने वाले को, अपने पड़ोसी को, उसको भी मजबूर करें बदलने के लिए, तब ये सिस्टम बदलेगा। वरना एक कराहता रोता भारत आपके सामने है, आगे भी रहेगा, आपके बच्चे भी वही भारत झेलेंगे। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।